Renegade Immortal, Chapter 572. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। खुशी और गहरी उदासी वाली मौसीकी वंगलिन के कानों में पड़ी। इसने उसे एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर किया, लेकिन वो मुड़ा नहीं और चलता रहा। आधी रात नहीं थी, लेकिन पूरा चांद आसमान पर लटका हुआ था और चांदनी ने स्काई डीमन सिटी को पतली रेशमी चादर की तरह ढक रखा था। मून मैंशन के बाहर दो साए नमूदार हुए और दोनों धुएं के झटके में गायब हो गए। वो हॉन्ग प्रिजन की तरफ बढ़े। वो दोनों बहुत तेज थे। जब वो हॉन्ग सिटी की मुख्तलिफ इमारतों और गलियों के ऊपर से उड़े और जल्दी हॉन्ग प्रिजन के बाहर पहुंच गए। फासले से इस जगह पर किलिंग इंटेंट और नफरत खौफनाक थी। ये रात के आसमान में जलने वाले डीमोनिक शोले की तरह था। मो मैंशन से आने वाले दो साए हॉन्ग प्रिजन के बाहर नमूदार हुए। ये दोनों मोली हाय और वंगलिन थे। जिस लम्हे वो दोनों नमूदार हुए, उनके सामने विशाल काला लोहे का दरवाजा अचानक थोड़ा सा खुला। इस दरार से एक संजीदा दिखने वाला कुबड़ा आदमी बाहर निकला। उसने उन दोनों को देखा और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ हिलाया और फिर वापस अंदर चला गया। वंगलिन की आंखें गैर महसूस तरीके से सुकड़ी। संजीदा दिखने वाले शख्स की कल्टीवेशन लेवल मोली हाई जैसी ही थी। वो दोनों पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थे। मोली हाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की तरह दरार से गुजरा। वंगलिन आराम से उसके पीछे चला गया। ग्रे रोब्ड आदमी इस ऑरा से बहुत लुत्फानंदोज होता लग रहा था। उसने चुपके से वंगलिन को देखा और वंगलिन को इतना पुरसुकून देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर मोली हाय इतना खर्च करने को तैयार था तो इस शख्स में जरूर कुछ गैर मामूली होगा। हॉन्ग प्रिजन दो हिस्सों में तकसीम था। जमीन के ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ सतह थी और जमीन के नीचे एक और हिस्सा था। एक्सयू नाम के आदमी ने तेजी दिखाई और सीधा वंगलिन को जमीन के नीचे ले गया। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जो उदास थीं। दीवार के किनारे कुछ भूतनुमा शोले थे। आग की झिलमिलाहट ने इस जगह को और भी खौफनाक बना दिया था। जब उन्होंने पहली बार सीढ़ियों पर कदम रखा तो बहुत खामोशी थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गए गहराइयों से चीखने और दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें किलिंग इंटेंट और नफरत से भरी हुई थीं। सतह पर जो कुछ देखा जा सकता था उसके मुकाबले में ये 10 गुना से ज्यादा ताकतवर था। एक्सयू नाम के आदमी ने जानबूझकर रफ्तार कम की और चुपके से वंगलिन का मुशाहिदा किया। वो जानता था कि इस कैदखाने का ऑरा इतना मजबूत था कि तकरीबन ठोस शक्ल इख्तियार कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी जैसी कल्टीवेशन लेवल वाले डीमन जनरल्स भी बेचैनी महसूस करेंगे, जब तक कि वो उसकी तरह ना हो जो यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा है। वो इतने अरसे से यहाँ कल्टीवेशन करने की वजह से इस ऑरा का आदी हो चुका था। वो जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा हैरान हुआ। वंगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी नॉर्मल लग रहा था और उसके मुशाहिदे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वंगलिन खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वंगलिन माहौल में घुल मिल जाने वाला हो। वंगलिन का जायजा लेने के बाद एक्सयू नाम के आदमी ने अपने किसी भी ख्याल को छोड़ दिया। वो समझ गया कि इस शख्स का यहाँ कल्टीवेशन करने का इंतखाब करना, इस शख्स में ज़रूर कुछ खास बात होगी। अगर वो मजीद जासूसी करता तो ये नामुनासिब होता। ये सीढ़ी बहुत लंबी थी। काफ़ी देर बाद वो दोनों आखिर तक पहुंच गए। इख्तिताम बहुत खौफनाक था। ये एक विशाल पिंजरे की तरह था जिसे हज़ारों अलग अलग पिंजरों में तकसीम किया गया था। इलाके में चीखने और दहाड़ने की लहरें और लातादाद गालियां गूंज रही थीं। ये आवाज़ बहुत बुलंद थी। अगर ये कोई आम इंसान होता तो शोर से उनके कान फौरन सुन्न हो जाते। एक्सयू नाम का आदमी इन सब का आदी हो चुका था। उसने उदास लहजे में कहा, तुम सब खामोश हो जाओ। उसके कहने के बाद सेल से आने वाली तमाम आवाज़ें रुक गईं और एक दबाव डालने वाला ऑरा आहिस्ता आहिस्ता बनने लगा। इस सेल ब्लॉक के दखली रास्ते पर एक काला घर था। घर के बाहर खड़े होकर एक्सयू नाम के आदमी ने एक बार फिर वंगलिन का जायजा लिया। उसने मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन इस मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को पहले से भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। ब्रदर वंग, ये वो हिस्सा है जिसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने इन सबको खुद चुना है और इन सबको जनवरी तक सजाए मौत दी जानी है। इसलिए तुम अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक कल्टीवेशन कर सकते हो। अगर तुम इन सबको मार भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वंगलिन का डिवाइन सेंस फैल गया और फौरन पाया कि वहां बहुत से इलाके थे जहां रिस्ट्रिक्शंस उनकी हिफाजत कर रही थीं। वंगलिन ने हाथ जोड़े और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सयू नाम के आदमी ने खुरदरी हंसी हंसी और कहा, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मोली हाय का करो। उसने मुझे तुम्हें अंदर आने के लिए 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट के पहले 3 लेवल्स दिए हैं। उसने वंगलिन को बामायनी नज़र से देखा और फिर काले घर में चला गया। 10 कोलैप्स फर्स्ट इंटेंट के पहले 3 लेवल्स। मोलिहाई ने वाकई मेरे यहाँ दाखिल होने के लिए बहुत कुछ अदा किया है।
वोंग लिन ने इस बड़े पिंजरे में दाखिल होने से पहले कुछ देर सोचा। ये जगह एक जाल की तरह थी, जहां सेल्स की कितारें सफाई से तरतीब दी गई थीं। जब वोंग लिन अंदर चला तो पहले वाला दबाव फट गया और चीखना और दहाड़ना दोबारा शुरू हो गया। चीखें और दहाड़ें साउंड वेव स्पेल्स की तरह फैल गईं। वोंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब वो सेल्स की कतारों के पास से गुजरा। लातादाद काले हाथ सलाखों से बाहर निकले, जैसे वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त सेल्स से हंसी की आवाजें आईं। ये नया बंदा कहाँ से आया है? इधर आओ और मुझे छूने दो। मुझे इतनी नर्म जिल्द देखे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुम बिल्कुल उस तवाइफ जैसे लगते हो जिसे मैंने पहले कत्ल किया था। फॉरेनर, उस वक्त मुझे तुम फॉरेनर्स को मारना सबसे ज्यादा पसंद था। खून जैसी सुर्ख आंखें सलाखों के पीछे से वोंग लिन को घूर रही थीं। उन आंखों के पीछे मुख्तलिफ जज्बात और ख्वाहिशात थीं। वोंग लिन ने सर्द महरी से इन लोगों को देखा। ये लोग सालों पहले इतने पागल नहीं होंगे। यहाँ बहुत ज्यादा वक्त गुजरने की वजह से वो ऐसे हो गए थे। अगर किसी का दिल मजबूत ना हो तो वो यहाँ के किलिंग इंटेंट और नफरत में घुल मिल जाएंगे। तमाम कैदी चीख नहीं रहे थे। अभी भी कुछ ऐसे थे जो खामोशी से अपने पिंजरों में बैठे थे। नए आने वाले, इधर आओ। वोंग लिन के बराबर वाले सेल से एक काले आदमी ने अपने दोनों हाथ वोंग लिन की तरफ बढ़ाए। जब उसने देखा कि वोंग लिन उसकी तरफ मुड़ा है तो उसने सीधा वोंग लिन पर थूक दिया। वोंग लिन ने एक कदम पीछे लिया और इस बदबूदार थूक से बचा। काला शख्स जोर से हंसा। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। वोंग लिन का एक्सप्रेशन अभी भी न्यूट्रल था। फिर उसने उस शख्स को देखा और मुस्कुराहट दिखाई। वो असल में आगे बढ़ने वाला था लेकिन रुक गया। मुकम्मल तौर पर काले शख्स ने वोंग लिन की मुस्कुराहट देखी और कांपने से खुद को न रोक सका। किसी वजह से जब उसने वो मुस्कुराहट देखी तो उसे बेपनाह खौफ महसूस हुआ और उसकी आंखों में नफरत एक लम्हे के लिए रुक गई। ताहम इसकी जगह फौरन वहशत ने ले ली। वोंग लिन ने अपना दाया हाथ उस जगह तक बढ़ाया जहां तक वो शख्स पहुंच सकता था और पुरसुकून लहजे में कहा, आओ। वो शख्स चौंका। उसने लाशऊरी तौर पर कुछ कदम पीछे लिए और उदास एक्सप्रेशन जाहिर किया। वोंग लिन ने एक बार फिर कहा, आओ। इस लम्हे चीखना और दहाड़ना और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। आसपास के कैदियों के चिल्लाने की वजह से काले शख्स ने दांत भींचे जैसे ही उसके हाथ ने पंजा बनाया और पिंजरे की सलाखों के जरिए वोंग लिन के दाएं हाथ की तरफ बढ़ा। जिस लम्हे उस शख्स का हाथ आगे बढ़ा, वोंग लिन का दायां हाथ तलवार में बदल गया और उस शख्स की हथेली की तरफ इशारा किया। उसी वक्त स्लॉटर एनर्जी की एक लकीर उस शख्स में घुस गई। कैदी का जिस्म लर्जा और उसने कुछ कदम पीछे लिए। उसका पूरा जिस्म ऐंठा, उसके सुराखों से काला खून निकला और उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। इस लम्हे आसपास के कैदियों का शोर और भी तेज हो गया। लेकिन एक सेकंड बाद इस शख्स से एक दर्दनाक चीख निकली। ये चीख एक तेज तलवार की तरह थी जिसने तमाम चीखों को चीर दिया और सब कुछ मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस लम्हे करीब मौजूद हर शख्स ने चिल्लाना बंद कर दिया। दर्दनाक चीख नहीं रुकी और जारी रही। ये चीख शदीद खौफ से भरी हुई थी और वोंग लिन ने बेहिसी से देखा। पिंजरे के अंदर मौजूद आदमी का जिस्म पहले ही पतला था और ये आहिस्ता आहिस्ता और भी मुरझा गया, यहाँ तक कि वो ममी बन गया। इस ममी का मुंह खुला हुआ था और वो ग्रे गैस से भरी हुई थी। ये ग्रे गैस वोंग लिन के हाथ में वापस आ गई। अब ये पहले से थोड़ी मोटी थी। अभी भी सिर्फ एक लकीर? वोंग लिन ने तेवरी चढ़ाई। वोंग लिन अभी भी मुशाहिदा कर रहा था। जिस लम्हे स्लॉटर एनर्जी इस शख्स में दाखिल हुई, इसने फौरन इस शख्स की लाइफ फोर्स को जज्ब करना शुरू कर दिया। इसमें रूह, खून, गोश्त और उसका सारा एसेंस शामिल था। किसी को मारने के लिए स्लॉटर एनर्जी इस्तेमाल करना सिर्फ इसकी परवरिश कर सकता है। अगर मैं इसे दूसरी लकीर में तकसीम करना चाहता हूँ तो मुझ में अभी भी कुछ कमी है, कुछ बसीरत की कमी है। वोंग लिन ने ममी को देखने से पहले कुछ देर सोचा। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा नहीं थी और उसके जिस्म में रिस्ट्रिक्शन के साथ वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था। सिर्फ वही ऐसा नहीं था, इस कैद खाने में तकरीबन हर कैदी ऐसा ही था। इस शख्स की मौत के साथ दर्दनाक चीख रुक गई और कैद खाना इंतहाई खामोश हो गया। ताहम ये खामोशी सिर्फ एक लम्हे के लिए रही। इससे पहले कि शोर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये और भी धमाकेदार था। वोंग लिन अगले सेल की तरफ बढ़ा।
सेल के अंदर मौजूद शख्स ने वोंग लिन को देखकर खूनखार मुस्कुराहट दिखाई। उसने अपने होंठ चाटे जब वो वोंग लिन से पीछे हटा और कहा, बच्चे, तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, है ना? मुझ पर एक एहसान करो और मेरे सामने वाले शख्स को मार दो। फिर मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूंगा। कैसा रहेगा? उसके सामने वाले सेल में कैद शख्स एक मजबूत आदमी था। सामने वाले पिंजरे के आदमी ने उसे घूरा और चिल्लाया, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना पहले ही बुरा लगता है। बच्चे, अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूंगा। मैं इस मनहूस जगह में काफी अरसे से कैद हूँ। मैं जितनी जल्दी मरूंगा उतनी ही जल्दी दोबारा जन्म ले सकूंगा। वोंग लिन ने बात नहीं की जब उसने उन दोनों की तरफ इशारा किया। दो खून जैसे सुर्ख नुक्ते उन दोनों के माथों पर नमूदार हुए और फैलने लगे। वो दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन उनकी आंखों में राहत की झलक थी। जिस लम्हे वो यहाँ दाखिल हुआ था, वोंग लिन नफरत के साथ मौत के ऑरा को साफ महसूस कर सकता था। पहले उसने सोचा कि डेथ ऑरा इसलिए मौजूद था क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मर चुके थे। लेकिन थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद वोंग लिन ने पाया कि डेथ ऑरा कैदियों से आ रहा था। वो सब मरना चाहते थे, लेकिन कईयों में खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं थी। जिस लम्हे वो दोनों गिरे, वोंग लिन ने गौर से उनके जिस्मों को देखा। उसने उन दोनों को मारने के लिए स्लॉटर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उनके जिस्म महफूज रहे। लेकिन उनके जिस्म से एक अजीब ऑरा गायब हो गया। वोंग लिन की आंखें रोशन हो गईं, क्योंकि उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि उसने कुछ समझ लिया है। लेकिन गौर से सोचने पर वो अभी भी कुछ उलझन में था। स्लॉटर आर्ट, किसी की लाइफ फोर्स को सील में रिफाइन करना। मैंने इस स्पेल को कल्टीवेट किया है और कई बार सोचा है। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने बसीरत हासिल कर ली है, लेकिन कभी-कभी ये सब धुंधला होता है। वोंग लिन का दाया हाथ आगे बढ़ा और मजबूत आदमी का जिस्म उसने पकड़ लिया। वोंग लिन ने घुटने टेके जब उसने इस शख्स के भवों के दरमियान सुराख की तरफ इशारा किया और एहतियात से इसका मुआयना किया। उसकी तेवरी सख्ती से चढ़ गई। वोंग लिन ने एक आह भरी जब वो खड़ा हुआ और अगले सेल की तरफ चला गया। वोंग लिन के कदमों के निशान पर चलते हुए एक के बाद एक कैदी मरता चला गया। हर बार जब वो किसी एक को मारता, वो लाश को गौर से देखता और काफी देर तक उसका मुआयना करता। 5 दिन बाद यहाँ के आधे से ज्यादा कैदी मर चुके थे। एक घना डेथ ऑरा इलाके में भर गया और काफी अरसे तक गायब नहीं हुआ। वोंग लिन ने हजारों जिस्मों का मुशाहिदा किया और आहिस्ता आहिस्ता बसीरत की झलक हासिल की, लेकिन उसके और इस बसीरत के दरमियान धुंध की एक तह लगती थी। वो इसे साफ तौर पर नहीं देख सकता था या छू नहीं सकता था। मुझ में क्या कमी है? वोंग लिन ने सोचा। क्योंकि तुमने काफी कत्ल नहीं किए। तुम्हारी कत्ल करने की तलब काफी नहीं है। एक्स नाम का आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने काले घर से बाहर निकला। वोंग लिन के लिए उसकी नज़र में कुछ मुख्तलिफ था। वोंग लिन ने अपना सर उठाया, उसने एक्स नाम के आदमी को देखा और बात नहीं की। एक्स नाम के आदमी ने आहिस्ता से कहा, अगरचे मैं तफसीलात नहीं जानता, लेकिन जो स्पेल तुम कल्टीवेट कर रहे हो उसका ताल्लुक कत्ल से होना चाहिए, और यही वजह है कि तुम्हें यहाँ कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। ताहम तुमने फिर भी गलत जगह का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ कत्ल करना स्लॉटर आरा पैदा करने के लिए काफ़ी कातिलाना इरादा पैदा नहीं करेगा। अगरचे मैंने इन 5 दिनों में तुम्हें बहुत कत्ल करते देखा है, लेकिन तुम्हारा ज्यादातर वक्त तहकीक पर सर्फ हुआ है। कभी कभी कोई भी तहकीक सिर्फ कत्ल में डूबने, कत्ल की खुशी महसूस करने और किलिंग हार्ट हासिल करने का मुकाबला नहीं कर सकती। वोंग लिन की आंखें तंग हो गईं। मैं डीमन स्लॉटर दाव की कल्टीवेशन करता हूँ। एक्स नाम के आदमी ने वोंग लिन को देखा और कहा, होंग प्रिजन में 10 वार्डिंग हैं और सिर्फ मैं डीमन स्लॉटर दाव की कल्टीवेशन करता हूँ। मैं अपने दिल को रिफाइन करने और डीमन बनने के लिए कत्ल का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे किलिंग हार्ट को गौर से मुशाहिदा करो। एक्स नाम के आदमी के बोलने के बाद उसकी आंखें अचानक सर्द हो गई। उसके जिस्म से किलिंग इंटेंट का कोई इशारा नहीं आया, लेकिन वोंग लिन को लगा कि वो अचानक बदल गया है। अगरचे कोई किलिंग इंटेंट नहीं था, वोंग लिन ने अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते महसूस किए। उसकी ओरिजिन सोल बेलिख्तियार लर्जी और उसके दिल में शदीद खतरे का एहसास पैदा हुआ। फिर इस शख्स से एक नामालूम औरा नमूदार हुआ। अगरचे ये औरा फैल नहीं रहा था, लेकिन ये इंतहाई खौफनाक था। एक्स नाम के आदमी ने नरमी से कहा, एक पहले से म्यान में रखी हुई तलवार तेज होती है और किलिंग इंटेंट पैदा कर सकती है,
लेकिन नंगी तलवार के मुकाबले में इसमें बुनियाद की कुछ कमी होती है। असली किलिंग हार्ट एक नंगी तलवार होती है। अगर तुम वाकई कत्ल की कल्टीवेशन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा सकता हूँ जहाँ तुम असली कत्ल का तजुर्बा कर सको। वोंग लिन ने उस शख्स को देखकर कहा, शर्त। एक्स नाम के आदमी ने पसंदीदगी का इजहार किया और कहा, मेरी मदद करो। डीमन जनरल शी श्याओ को कत्ल करने में मेरी मदद करो। मुझसे मत पूछो क्यों। मेरे किलिंग हार्ट के साथ मैं उसके बराबर हूँ, लेकिन मुझे उसे चुपके से कत्ल करने का 100% यकीन है। ताहम मैं पाबंद हूँ और इस हॉन्ग प्रिजन को नहीं छोड़ सकता, और वो अपनी जिंदगी में कभी इस जगह दाखिल नहीं होगा। यही वजह है कि अगर तुम उसे कत्ल करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी स्लॉटर स्पेल की कल्टीवेशन में मदद करूंगा। लेकिन मेरी एक और शर्त है। तुम्हें उसे स्लॉटर स्पेल इस्तेमाल करके मारना होगा। उसे कत्ल के रास्ते पर मरने दो। जू नाम के आदमी ने अपनी आंखों में नफरत की झलक दिखाई। अगर मैं वाकई अपनी स्लॉटर कल्टीवेशन मुकम्मल कर सका तो मैं तुम्हारी शर्त कबूल कर सकता हूँ, वांग लिन ने पुरसुकून आवाज में कहा। उसने जानबूझकर सब कुछ नहीं कहा। मेरे साथ आओ। जू नाम के आदमी ने एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई और मुड़ा। हॉन्ग प्रिजन के कैदखाने सिर्फ दिखावा है। स्काई डीमन सिटी के 4 कैदखानों का असली किरदार डीमन एम्परर की तलवार के लिए किलिंग इंटेंट फराहम करना है। यही वजह है कि कैदखाने का निचला हिस्सा वो जगह है जहां तुम्हें जाने की जरूरत है। सिर्फ वहीं तुम किलिंग हार्ट को वाकई समझ सकते हो। वांग लिन जू नाम के आदमी के पीछे चला और इस जगह को छोड़कर सीढ़ियों की एक और मंजिल से नीचे गया। सीढ़ियां कभी खत्म होती नहीं लगती थीं। वो बहुत से कैदियों के पास से गुजरे, लेकिन जू नाम का आदमी नहीं रुका और सीधा उन सब के पास से गुजर गया। काफी देर बाद जैसे जैसे वांग लिन सीढ़ियां उतरता गया, खून की घनी बू आई। यहाँ किलिंग इंटेंट ऊपर के मुकाबले में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा मजबूत था। सीढ़ियों से पहले का रास्ता अब तारीक नहीं था, बल्कि खूनी रंग की रोशनी उसे रोशन कर रही थी। जू नाम के आदमी ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कवानीन तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि मो लिहाई को भी नहीं। ये महल डीमन एम्परर ने बनाया था और इसने दिल को मुतासिर करने के लिए काफ़ी किलिंग इंटेंट जमा कर लिया है। इसका मुकाबला मत करो और इसके बजाय इसे अपने दिल से कबूल करो। किलिंग इंटेंट का तजुर्बा करो। वांग लिन ने कुछ देर सोचा। जू नाम के आदमी को देखने के बाद वो नीचे से आने वाले ताकतवर किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता था। नीचे किलिंग इंटेंट वहशी था और उसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट में मदद मिलनी चाहिए। वो अभी करीब भी नहीं पहुंचा था और उसकी उंगलियों के दरमियान स्लॉटर एनर्जी की लकीरें पहले से भी ज्यादा तेजी से हरकत करने लगी थीं। उनसे हल्की सी कपकपाहट आ रही थी। ये खौफ से कपकपाहट नहीं, बल्कि कत्ल करने की तलब थी। स्लॉटर एनर्जी में तब्दीली महसूस करते हुए वांग लिन ने खूनी रंग की रोशनी में कदम रखा और सीढ़ियां उतर गया। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 573। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांग लिन की मक्कारी आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसने सू नाम के आदमी की कही हुई बातों पर सिर्फ 20% यकीन किया। उसके अंदर दाखिल होने की असल वजह स्लॉटर एनर्जी से आने वाली कपकपाहट थी। स्लॉटर एनर्जी को मुतासिर करने के काबिल होना, ये जगह यकीनन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट पर महारत हासिल करने में मेरी मदद करेगी। वांग लिन पीछे नहीं मुड़ा और कैद खाने की गहराइयों में गायब हो गया। इस दुनिया में कुछ चीज़ों के लिए हमें इंतखाब करना पड़ता है। कुछ चीज़ें खो जाएंगी, लेकिन ये ऐसा काम है जो मुझे करना ही है। वांग लिन ने सीढ़ियों से नीचे रास्ता इख्तियार किया और एक इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद उसके सामने खूनी रंग की रोशनी और भी तेज हो गई। सीढ़ियों के नीचे ये एक सुर्ख दुनिया थी। ये जगह बहुत बड़ी थी और जमीन पर खून के निशानात की मोटी तह बहुत खौफनाक थी। जब उसने आसपास देखा तो वो इस जगह की हुदूद नहीं देख सका। ये शायद एक खुद मुख्तार जगह थी और ये ठीक स्काई डीमन सिटी के नीचे थी। इस दुनिया में खून के बहुत से तालाब थे। खून के हर तालाब में बहुत से लोग थे और उनकी आंखें बंद थी जब वो खून के तालाब के अंदर कल्टीवेशन कर रहे थे। उनके जिस्मों पर मौजूद डरावने जख्म अजीब अंदाज में हरकत कर रहे थे। जब वांग लिन इस जगह दाखिल हुआ तो स्लॉटर एनर्जी की 5 लकीरें बाहर उड़ी। वो उसके गिर्द घूमी और ऐसा लग रहा था जैसे वो जोश की लहरें छोड़ रही हों। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली और खूनी बू उसके मुंह में दाखिल हुई, जिससे किलिंग इंटेंट उसके जिस्म में भर गया। वांग लिन की आंखें रोशन हो गई जब वो हिला और खून के एक तालाब के पास पहुंच गया। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर खून के तालाब के अंदर लोटस पोजीशन में बैठ गया।
जिस लम्हे उसका आधा जिस्म खून के तालाब में डूबा, ताकतवर किलिंग इंटेंट खून के तालाब से उसके जिस्म में दाखिल हुआ और उसके पूरे जिस्म में फैल गया। हर बार जब वो सांस लेता, उसके जिस्म में किलिंग इंटेंट बढ़ जाता। हर बार जब वो कल्टीवेशन करता, खून के तालाब से मजीद किलिंग इंटेंट उसके जिस्म में दाखिल होता। आहिस्ता आहिस्ता वांग लिन की आंखें सुर्ख हो गईं और स्लॉटर एनर्जी की 5 लकीरें ऐसे सीटी बजाने लगी जैसे पहले कभी नहीं बजाई थी। उसके दिल में किलिंग इंटेंट मजबूत से मजबूत तर होता गया। पहले उसने इसका मुकाबला करने के लिए सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल की, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने ऐसा करना छोड़ दिया। अपने जहन को बंद करने के बाद उसने किलिंग इंटेंट को अपने जिस्म पर खुला छोड़ दिया। नामालूम वक्त के बाद खून के तालाबों के अंदर मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों से नाकाबिले तसव्वुर किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। किलिंग इंटेंट के धमाके ने फौरन पूरी सुर्ख दुनिया को घेर लिया। लोग खून के तालाबों से हवा में कूदे और कातिलाना दहाड़ें और चीखें इलाके में भर गईं। इन तमाम लोगों की आंखें खून आलूद थीं। मारो, मारो, मारो! दहाड़ों के बाद बाहर निकलने वाले हर शख्स ने फौरन अपने करीब वाले शख्स पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हमले किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। खून के तालाबों में बहुत से लोग थे। वांग लिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और तकरीबन 1000 लोग पाए। इस लम्हे बहुत कत्लो-गारत हुई और यहाँ किलिंग इंटेंट वहशी था। वांग लिन की आंखें खून आलूद थीं। इस लम्हे वो पहले ही अपना जहन बंद कर चुका था। उसका पूरा जिस्म अब उसके काबू में नहीं था और किलिंग इंटेंट में लिपटा हुआ था। वो अचानक खून के तालाब से बाहर उड़ा और एक गरजदार दहाड़ मारी। वो एक खूनी तूफान की तरह एक दूसरे को कत्ल करने वालों की तरफ बढ़ा। कत्ल का रास्ता शुरू हो चुका था। वांग लिन होश खो चुका था और कत्ल में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। हर हमला कत्ल के लिए तैयार था। फिंगर ऑफ डेथ, डेमोनिक फिंगर और मुख्तलिफ खजाने सब मुसलसल इस्तेमाल हो रहे थे। जहां से वो गुजरता, लोग उसके हाथों मर जाते। वांग लिन की आंखें मुकम्मल तौर पर खून जैसी सुर्ख थीं। अभी उसके जहन में वाहिद चीज कत्ल करना था। यहाँ अगर वो दूसरों को कत्ल नहीं करता तो वो दूसरों के हाथों मारा जाता। ये जगह कत्ल का मैदान जंग थी। वांग लिन का पूरा जिस्म खून से लथड़ा हुआ था। वो ना थकने वाला लग रहा था जब वो हर दुश्मन पर हमला करता जो उसे दिखाई देता। उसने ऐसे स्पेल्स इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट भी नहीं की जिनका मतलब दोनों तरफ की तबाही हो। जो भी कत्ल होता वो वाकई नहीं मरता। वो यहाँ के फॉर्मेशन से मुतासिर होते और खून के तालाबों में दोबारा जिंदा हो जाते। यहाँ के लोगों को अब इंसान नहीं समझा जा सकता था। वो स्लॉटर एनर्जी फराहम करने के लिए आलुओं की तरह थे। उनके कत्ल से पैदा होने वाली स्लॉटर एनर्जी आसमान जज्ब कर लेता और बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाती। ये कत्लो गारत काफ़ी देर तक जारी रही, यहाँ तक कि आखिरकार ख़त्म हो गई। इन सब के पास वहशी किलिंग औराज थे और उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर खून आलूद थीं। इन लोगों में अब कोई होश बाकी नहीं रहा था। वांग लिन समेत तकरीबन 100 लोग बाकी थे। कत्लो गारत खामोशी से ख़त्म हुई। इन सब के गिर्द शिद्दत भरा किलिंग औरा था जो 3 फीट चौड़े खूनी धुएं की शक्ल में जाहिर हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं जब वो बिखर गए और हर कोई खून का तालाब ढूंढने लगा। जो लोग अभी जिंदा हुए थे वो सब फौरन बिखर जाते, जिससे उन लोगों को अपने लिए पूरा खून का तालाब मिल जाता। वैंग लिन की आंखें खून जैसी सुर्ख थीं जब वो अपना 3 फीट चौड़ा खूनी धुआं लेकर खून के तालाब की तरफ बढ़ा। तालाब के अंदर मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोग सब उठे और तेजी से चले गए। उनकी खून आलूद आंखों में तारीफ की झलक थी। वैंग लिन खून के तालाब के अंदर अकेला बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें दोबारा खोलीं। उसकी आंखों में खूनी सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और उसकी जगह वजाहत ने ले ली। मेरा मानना है कि जू नाम के आदमी ने जिस किलिंग हार्ट का जिक्र किया था वो कत्ल का दिल है। सिर्फ कत्ल का दिल रखने से ही मैं कामयाबी से स्लॉटर एनर्जी रिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कत्ल का दिल नहीं है तो स्लॉटर एनर्जी रिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। पहले वाली कामयाबियां सिर्फ इत्तेफाक समझी जा सकती हैं। वैंग लिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं ताकि खुद को खून में डबो सके और कत्ल के दिल को समझना शुरू कर सके। काफी देर बाद इस सुर्ख दुनिया में कत्लो गारत दोबारा शुरू हुई। हर कोई हवा में उड़ गया और कत्लो गारत दोबारा शुरू हो गई। इस किस्म की कत्लो गारत हर रोज कई बार होती। इन कत्लो गारत के दौरान बहुत से लोग मर जाते और चंद लोगों के गिर्द खूनी धुआं मजबूत से मजबूत तर होता जाता। एक दिन का वक्त तेजी से गुजर गया और इस दिन कुल 4 बार कत्लो गारत हुई थी।
वैंग लिन बिल्कुल आखिर तक टिका रहा, लेकिन उसके गिर्द खूनी धुआं सिर्फ कई दर्जन फीट चौड़ा था। दूसरों के मुकाबले में ये बहुत था, लेकिन वहां सयाह बालों वाला एक आदमी था जिसका खूनी धुआं 100 फीट से ज्यादा चौड़ा था। वो हवा में बादशाह की तरह तैर रहा था। आखिरी कत्लो गारत खत्म होने के बाद बादशाह जैसे नौजवान ने अचानक अपना सर उठाया और एक दहाड़ मारी। उसके जिस्म के गिर्द खूनी धुआं अचानक उबलने लगा। ठीक इसी लम्हे आसमान में बिजली की एक लकीर अचानक उड़ी। एक चांदी का ड्रैगन अचानक नमूदार हुआ। उसने सर्द मेहरी से अपने नीचे सब कुछ देखा और फिर अचानक बहुत जोर से चूसा। इसकी वजह से हर किसी के गिर्द मौजूद खूनी धुआं उनके जिस्मों को छोड़ गया और उसे चांदी के ड्रैगन ने चूस लिया। बादशाह जैसे नौजवान ने एक दहाड़ मारी और सीधा चांदी के ड्रैगन की तरफ बढ़ा। ताहम जब वो सिर्फ 1000 फीट ऊपर उड़ा, चांदी का ड्रैगन मुड़ा। ड्रैगन की एक नजर से नौजवान का जिस्म फट गया। नौजवान का खूनी धुआं चांदी के ड्रैगन ने चूस लिया, फिर चांदी का ड्रैगन गायब हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।